बाला साहेब के साथ गुजारा हुआ वो एक मोमेंट जो आप हमेशा याद रखेंगे। मिस एक बहू को न्याय दिया है उन्होंने। मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात है कि एक बाहर से आई हुई लड़की को और उनके बच्चों को आपने न्याय दिया, और वो बखूबी आपने, जो लोग आपको समझते हैं, जो बाला साहब ठाकरे लोगों की नज़रों में है, आपने हमारे लिए भी आपने साबित करके दिखाया। आप ठाकरे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट काफ़ी डीप रहा है एंड कैसे आप इंस्पायर हुए टू स्टार्ट योर ओन सोशल जर्नी। ससुर जी से कही तो मैंने कहा ये बहुत ऐसी ऐसी एरियाज़ है जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें सचमुच चाहत है तो तुम करो। तो मैंने कहा मैं तो कर ही रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी। तो बोलते हम अपनी फाउंडेशन शुरू करो। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे फाउंडेशन का नाम दिया, फाउंडेशन का लोगो दिया और बोले आज से तुम्हारी ये फाउंडेशन तुम शुरू करो। आजकल महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ बैकलैश है टुवर्ड्स हिंदी, तो इस पे आपका क्या कहना है? फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि बैक इन द डे काफ़ी पायरेसी होती थी एंड आपने इसमें एक बखूबी रोल भी निभाया है। पायरेसी के वक्त में उस वक्त बहुत बहुत प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ था, तो हमने बड़े पैमाने पे काफ़ी जगह वो किया, काफ़ी लोगों को अंदर डाला। जो आइडियल्स हैं बाला साहब जी के और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों के आइडियल सेम हैं? बाला साहब जी के बाद नरेंद्र मोदी जी को उसी लेवल में देखती हूँ। बाला साहब जी ने जिस तरह से हिंदुओं का प्रचार किया है, या हिंदुओं के लिए उनके दिल के अंदर जो भावना, और अपने देश के प्रति पहला देश, उसके बाद में बाकी सब। पावर गेम या पीआर गेम? एक्चुअली पीआर गेम, बिकॉज पीआर knows all the power games. हीरो के टैंट्रम्स या पब्लिक का सवाल? हीरो के टैंट्रम्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आजकल एक चलन है एंड उस टाइम पे 25 साल पहले एक अलग चलन थी। फैमिली के साथ अगर बैठ के आज, क्योंकि इतनी महंगाई होने के बाद एक एवरेज फिल्म अगर थिएटर में जाके देखनी हो तो एक फैमिली को बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ओटीटी को बहुत मैं फॉर करती हूँ। जो वॉर सिचुएशन हो गया था, आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि ये बहुत ही खूबी से मैनेज किया गया है। सो आपको लगता है कि मोदी जी अगर हमारे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं तो वही ये चीज़ कर पाते और किसी नेता की बस की नहीं थी ये बात? वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग थिंकर, एक ग्राउंडेड लीडर और एक सोशल चेंज मेकर भी है। आज मेरे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जो ठाकरे परिवार से बिलोंग करते हुए अपनी पहचान बनाई है उन्होंने, चाहे वो मुक्ति फाउंडेशन के थ्रू हो या पॉलिटिक्स में अपने वॉइस रखकर। आज हम बात करेंगे उनके पर्सनल सफ़र की, फैमिली के असली मोमेंट्स, विमेन एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअलिटी और पावर के उस साइड के बारे में जो शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। सो अगर आपको रियल टॉक्स पसंद है जहाँ इमोशन भी हो, ऑनेस्टी भी हो, देन यू आर गोइंग टू लव दिस एपिसोड। लेट्स डाइव इन एंड प्लीज़ वेलकम स्मिता ठाकरे। बाला साहेब के साथ गुजारा हुआ वो एक मोमेंट जो आप हमेशा याद रखेंगे? बहुत मोमेंट्स है, बहुत ही, और ऐसा वक्त बिताया है हमने उनके साथ कि हमारे पिता से भी ज़्यादा उन्होंने हमको प्रोटेक्ट किया है। और जो क्षण में जहाँ एक बहू को अपने घर में पनाह दे के, जिस बेटे ने गलत किया है उसको एक बहू को न्याय दिया है उन्होंने जी। और मैं और मेरे बेटों को अपने घर में रख के उस बेटे को
कहा गया कि आप अपना ये वो करिए, मैं बहुत बड़ी बात है बहुत मेरे बड़ी लिए। वो बात। बहुत ही बड़ी बात है कि एक बाहर से आई हुई लड़की को और उनके बच्चों को आपने न्याय दिया, और वो बखूबी आपने, जो लोग आपको समझते हैं, जो बाला साहब ठाकरे लोगों के नज़रों में है, आपने हमारे लिए भी आपने साबित करके दिखाया। और आप वो हमारे नज़रों में एक बहुत बड़े मसीहा बन चुके हैं। वो एक पर्टिकुलर एक ही मोमेंट ऐसा था कि जिसमें कोई भी महिला अगर घर में जाती हो और वो अपने बहू को न्याय दे, अगर वो सही है तो, और वो हमको मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। आपने भी अपने पूरी लाइफ इन्वेस्ट की है ठाकरे फैमिली में। एंड अभी हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि शादी के बाद जिस घर पे आप चले जाते हो तो उस पूरे घर को आपको अपना घर मान लेना चाहिए। तो ये मेरे माँ बाप के संस्कार थे, और वो हम अभी तक निभाते आ रहे हैं। जी, आप ठाकरे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट काफ़ी डीप रहा है। एंड कैसे आप इंस्पायर हुए टू स्टार्ट योर ओन सोशल जर्नी? एक्चुअली सोशल वर्क मिस किया नहीं जाता, वो अपने आप अंदर से होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। और हमारी फाउंडेशन को 27 साल हो गए हैं। तो इतना सस्टेन करना वो केवल उस वही इंसान कर सकता है कि जिसके अंदर से बिल्कुल चाहत हो कि लोगों के लिए कुछ करने की। जी। और हम जब कॉलेज में थे तभी से हमने ये काम करना शुरू किया था। जी। तो तभी तो हमें पता भी नहीं था कि हम ऐसे फाउंडेशन वगैरह कुछ करेंगे। पर फाउंडेशन शुरू करने से पहले शादी होने के बाद मैं काफ़ी उसमें चली जाती थी, हॉस्पिटल्स में जाती थी, या बच्चों को मिलती थी। तो बच्चों को मिलते, या कोई पेरेंट्स आके मुझे मिलते थे, तो इसमें कई सारे ऐसी पेरेंट्स मेरे सामने आए जिनके बच्चे स्पास्टिक थे, या जिनके बच्चे एड्स से पीड़ित थे, या ड्रग्स की वजह से वो परेशान थे। आज बहुत बड़ा मुद्दा है ये ड्रग्स का। तो जी। हमने ये बात हमारे ससुर जी से कही। तो मैंने कहा ये बहुत ऐसी ऐसी एरियाज है जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और हमको करना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें सचमुच चाहत है तो तुम करो, मिस जी। करो। हम अगर करते रहोगे तो अपने आप लोगों तक पहुंच पाओगी, और जो भी है थोड़ा बहुत भी हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो मैंने कहा मैं तो कर ही रही हूँ, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी। तो बोलते हम अपनी फाउंडेशन शुरू करो। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे फाउंडेशन का नाम दिया, फाउंडेशन का लोगो दिया, और बोले आज से तुम्हारी ये फाउंडेशन तुम शुरू करो। फिर वो जो भी बाकायदा लीगली होती है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान की चाहत है और उसे कोई बाला साहब जैसे व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाए, जी। तो फिर सोने पे सुहागा होता है, और फिर हम उसमें दुगनी जान दे देते हैं। और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से आज मेरी फाउंडेशन भी मौजूद है, आज मैं भी यहाँ बैठी हूँ, और जी। जो भी उनकी गाइडेंस की वजह से आज मैं समाज में कुछ नाम कमा पाई हूँ। तो जी। मेरे ख्याल से एक व्यक्ति का आशीर्वाद, और जो हमारी फैमिली का ही है वो व्यक्ति, तो जी। उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और आजकल महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ बैकलैश है टुवर्ड्स हिंदी कि ये हमारी मातृभाषा है नहीं, तो हम इसे आगे बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि हर किसी को अपने अपने मातृभाषा का गर्व होना चाहिए। जी। और मैं मराठी हूँ, मुझे जी। मराठी का बहुत गर्व है, और मैं मराठी बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ। और बचपन से हम मराठी में ही बातचीत करते हैं। वैसे सेम बात अगर गुजराती है तो गुजराती में बातें आती है, मलयाली है, कानड़ी है, वो सब कुछ। हर किसी को अपने अपने मातृभाषा का गर्व होना चाहिए। जी। पर जहाँ आप समाज में रह रहे हो, समाज में अभी
आप तो मराठी हो नहीं, जी। आप अगर कल उठ के महाराष्ट्र में रहने भी लगोगे, आपके लिए कोई भी भाषा सीखने के लिए वक्त लगेगा, या आपको वो अच्छी भी लगनी चाहिए। अच्छा लगने के लिए आपको कोई हमारी जैसे सपोज व्यक्ति आपके साथ वक्त गुजारे, तो हम आपको बताएंगे कि अरे मराठी भाषा में इतनी ये है, आप बोलेंगे हमारी भाषा में भी कितनी वो है। तो ये होता है भाषा सीखने का एक आनंद। जी। अगर कोई भी भाषा आप आनंद से या प्यार से सीखना चाहते हो तो सीखनी चाहिए। अभी रही बात महाराष्ट्र में आके आप मराठी बोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो बात यही है कि अगर आपको आपके व्यवहार आपको समझ में आने चाहिए, तो वो भाषा आपको अगर सीखेंगे तो आपके लिए वो इजी जाता है लोगों से कम्युनिकेट करना या लोगों से वो करना। पर जाति करना वो बहुत गलत बात है। जी। किसी भी चीज़ की या किसी भी भाषा की जाति नहीं होनी चाहिए। और हर एक अभी कमल हसन जी ने भी अपनी लैंग्वेज में शपथ ली है। जी। बहुत रिस्पेक्ट है, ऐसा वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ लोगों को पता है, उसका ट्रांसलेशन हुआ जाता है। जी। पर जिस व्यक्ति को अगर वहाँ रहने के आपको आती ही नहीं है, आ, उनको उनके ऊपर ज़बरदस्ती या जाति करना ये गलत बात है, और प्यार से सिखाना ये अलग बात है। तो मुक्ति फाउंडेशन एज ऑन टुडे 2025 में हम क्या कर रहे हैं? सोशल वर्क, किस तरीके का सोशल वर्क कर रहे हैं? अभी शुरू जब मुक्ति फाउंडेशन हुआ था तभी एड्स की पीड़ित हमारे देश में एड्स के पेशेंट्स बहुत थे। जी। और HIV पॉजिटिव की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे थी। तो हमने वही सोचा कि हमको इसी पे ध्यान देना चाहिए। और कई साल तक उस वक्त जब मैंने फाउंडेशन शुरू की तभी एड्स कैसे होता है या उसके बारे में कोई खुल के बात भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो वो जो एक टैबू था वो हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक किया है। और बच्चों स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके हमने वो उसको खुल के बात करना शुरू किया उस वक्त। तो काफ़ी हमारे प्रयास की वजह से कई सारे स्कूल्स के टीचर्स या कॉलेजेस में उसके बारे में बात करना शुरू हुआ है। और वो जो अवेयरनेस हमने जो बढ़ाया फिल्म इंडस्ट्री को लेके, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी थी, तो उन लोगों की सहायता से या उन लोगों के सपोर्ट से, बाकी इंडस्ट्री के सपोर्ट से, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सपोर्ट से हमने उसको अवेयरनेस में थोड़ा, तो हमारी वजह से, हमारे फाउंडेशन के काम की वजह से या बाकी मुझे नहीं पता, पर काफ़ी हद तक वो परसेंटेज काफ़ी नीचे गिर गई। जी। उसके बाद में हमको ये पता चला, जैसे जैसे लोगों को मैं मिलती गई वैसे पता चला कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं आजकल, बच्चे ड्रग्स पे बहुत इजीली हावी हो जाते हैं। जी। और तब हमने बोला मुझे तो हमें पता भी नहीं था कि ड्रग्स मीन्स एग्जैक्टली होता क्या है। जी। तो पहले तो वो फाइंड आउट किया कि ड्रग्स मीन्स एग्जैक्टली तो कई प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ये उसके बाद में हमको पता चला। और फिर हमने सोचा कि खुद ही जाके वो जो ड्रग्स एडिक्ट्स है, हाँ। उनसे खुद बात करूँ मैं उनको, और खुद जान लूँ कि क्यों आप गए हो, क्यों आपने ये रास्ता क्यों इस्तेमाल किया है। तो कई सारे ऐसे वो उनके सामने आ गए कि हमारे घर में कोई पेरेंट्स हमारे पास ध्यान देने के लिए नहीं थे, तो ऐसे दोस्त मिल गए, तो एक बार शुरू कर दिया। फिर जो रास्ते के बच्चे थे तो वो बोले कि हम तो रास्ते के बच्चे हैं, हमको कोई प्यार नहीं करता, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तो बस हम इसी नशे में रह के खुश रह जाते हैं। तो उनका नशा तो वो टाइपराइटिंग की शाई पीना या ये पीना, और ऐसे करते करते ऐसे कई तरह के नशे के बारे में हमने जानकारी की। और फिर हमने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर वहाँ खोला, जो कि डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट, अभी वो है नहीं इस दुनिया में, पर उनके साथ हमने हाथ ज्वाइन करके करीब करीब 300 बच्चों को हमने रिहैबिलिट किया। और उस दौरान हम इतने बच्चों को या इतने लड़कों को, लड़कियों को मिले कि हमारे पास बहुत बड़ी ऐसे कहानियाँ मिलेगी कि जिसमें वो क्या परिस्थिति उनको ये सिचुएशन में लेके आती है। तो खैर
ये काम इतना बड़ा है और जितना करने जाओ उतना मीन्स आपको लिटरली करते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती रही है। फिर अभी हमने सोचा कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूर, क्योंकि जितनी भी जी औरतें कभी कभी आती है कि शिक्षित होने के बावजूद भी वो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ जी एक अब घर की महिला बन के रह जाती है, और उनका शिक्षण जो भी माँ बाप ने उनको दिया होता है वो कोई काम में नहीं आता। बिल्कुल तो हम उनको इंस्पायर करते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की एक एक इंस्पिरेशनल टॉक देते हैं, या उनको अंदर से उनको मोटिवेट करते हैं, या अपने पैरों पे खड़े अगर रहोगे तो एक एक आत्मसम्मान मिलता है। बाकी और तो कुछ नहीं। जी फाइनेंशियल सपोर्ट तो होता ही होता है घर से, अगर पति का फाइनेंशियल सपोर्ट, बट एक आत्मसम्मान, एक खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी तो ये सब चीज़ें हम औरतों को मिलके उनको सिखाने लगे, सेमिनार्स लेने लगे। तो उसमें हमको काफ़ी ये दिखा कि एजुकेटेड औरतें होने के बावजूद भी वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है। तो ये एक जर्नी में हमको कई कई ऐसे मुद्दे हमारे हाथ में आते गए, और हमने फिर वो वक्त में हमने वो मुद्दे उनको हाथ में लिया। अभी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी हमने काफ़ी, फिर हमने पुलिस का सहारा लिया। फिर जी हमने कहा कि ये पर्टिकुलर विमेन सेल है, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। जी हम खड़े रहे उन औरतों के लिए। तो ये करते करते अभी हमने लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान दिया है। और मुझे खुद को अगर कोई मेहमान भी आए तो खाना परोसना मुझे बड़ा पसंद आता है, और वो शायद हमारे संस्कार है, हमारे माँ जी बाप ने दिए हुए संस्कार है। और जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि उनको खाना उस हद तक नहीं मिलता, और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमको हमारे हाथ में कुछ ऐसी व्यवस्था दी है जी तो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करिए। और मेरे माँ बाप ने या मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे ससुर जी ने हमको यही सिखाया कि आप जितना अगर लोगों को दोगे उससे दुगना आपके पास चल के आएगा। तो हमने एक अभियान शुरू किया है कि आओ भूख मिटाओ। जी तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द एक वैन हमने खड़ी की है, और खाना हम पका के वैन को लेके हम घूमते रहते हैं। तो जितने भी गरीब लोग रास्ते में मिलते हैं या होते हैं, उनको हम गरम गरम खाना दे देते हैं। तो ये इसमें मुझे लगता है कि कई आशीर्वाद मिलते हैं हमको, जी और वो उस आशीर्वाद से हम, मेरे ख्याल से बड़े होते हैं, या उस आशीर्वाद से हम इस दुनिया में एक बहुत कठिन दुनिया है आजू बाजू में, उसमें हमको आशीर्वाद बहुत काम आता है। आपके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी याद जिसने आपके पर्सनल लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट किया हो। ऐसी कई सारी यादें हैं बहुत। लाइफ में अगर एक सिंगल औरत को अपने बच्चों को बड़ा करना होता है, और उसमें उसकी मैरिज थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड होती है, उसमें फिर हमको कई सारे चैलेंजेस आते हैं कि उस वक्त या तो आप एक सिंपैथी कार्ड खेलना चाहिए, या आप करेजियसली उसका सामना करो। तो जी हमने हमेशा करेजियस कार्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने हमारे माँ बाप ने कभी हमको शिक्षण दिया है, या हमको जो हौसला दिया है, या हमको जो संस्कार दिए हैं या सीख दिए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ रोने से उसका कोई सोल्यूशन निकलता है। जी औरत को रोना चाहिए, मैं तो खुद बोलती हूँ, मैं खुद भी रोती हूँ, ऐसा नहीं है कि, पर लोगों के दुख देख के मुझे रोना आता है, ना कि अपने सिंपैथी पे, ना कि मेरी सिचुएशन पे देख के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लोगों का दुख आप अगर महसूस करने लगोगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी अपने जीवन की जो कठिनाई होती है उसका सामना करने की एक शक्ति आप में मिल जाती है। और भगवान की दया से मुझे मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति मिले हैं। मेरे माँ बाप तो है ही है, जो मेरी माँ टीचर थी, और मेरे पिताजी ने बहुत कठिन परिस्थिति में हमको बड़ा किया है। तो उनके एक संस्कार या उनकी जो मेहनत हम हमारे सामने जो देखते हैं, जी तो उसको हमेशा हम नज़र में रखते हैं कि हमको कहीं भी
गलती से अपने जीवन में कोई धब्बा ना लगे या कोई कुछ गलत काम ना करे। और बाला साहब जी ने हमेशा मुझ पे विश्वास रखा और मुझे हमेशा प्रेरणा दी, जो कि हमने अगर फिल्म भी बनानी चाहिए। और आपको तो पता होगा कि महाराष्ट्रियन फैमिली थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, और उसमें अगर शिक्षित महिला हो तो भी उतनी इनकरेजमेंट पहले के ज़माने में नहीं मिलती थी। अभी तो हालांकि सब कुछ बहुत ही अच्छा माहौल हुआ है महिलाओं के लिए, और महिलाएं हर जगह दिखती है। तो वो नहीं देखते कि महाराष्ट्र की है या कहीं और जगह की है। पर मुझे जिस तरह प्रोत्साहन मिला है सब जगह से, उसकी वजह से मैं अलग अलग क्षेत्र में काम कर चुकी हूँ, और काम करने का मुझे एक करने की प्रेरणा मिली। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते समय मुझे मेरे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि उनको कला क्षेत्र में बहुत रुचि है। और मेरे फादर इन लॉ भी एक कार्टूनिस्ट थे पहले, और पहले तो कलाकार थे जी। और उसके बाद में वो पॉलिटिशियन बने। मैं मीन्स पॉलिटिशियन तो मैं बोलूँगी नहीं उनको, वो आज के जैसे राजनेता है वैसे नहीं थे। वो थोड़ा बहुत अलग तरीका था उनका, और वो खुद गद्दी पे नहीं बैठते थे जी। और वो उनकी जो खूबी थी, या जिस तरह लोग उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो कोई कुर्सी पे नहीं थे, तो कोई किसी के मोहताज नहीं थे वो तो। और उनसे कई सारी चीज़ों की मैंने प्रेरणा ली है। कई बार जब साहब इतने सारे हमारे घर पे पॉलिटिशियंस आते थे, अटल जी से लेके मोदी जी से लेके अडवाणी जी से लेके शरद पवार जी से लेके, मैंने सभी नेताओं को बहुत ही नज़दीक से देखा है। तो उनके रिश्ते हर किसी के साथ जिस तरह थे, तो इसमें कई सारी चीज़ें होती है कि जो एक जो मोड़ आता है ज़िंदगी में, एक अनुभव आते हैं, उसमें हम you take this as a change in your life, as a challenge in your life, so and that makes you more confident person. तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऑब्जर्व करके उनसे काफ़ी सीखती हूँ, तो बच्चों से भी सीखती हूँ, आज नई नई टेक्नोलॉजी सीखती हूँ। तो ये खूबी होनी बहुत ज़रूरी है इंसान में, अगर आपको आज के ज़माने के साथ चलना है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, स्पेशली विमेन से रिलेटेड। आप एक ऐसी महिला है जिन्होंने ना ही एक पॉलिटिकल परिवार में पूरा घर संभाला है, बल्कि आप वहाँ से उभर के आई हैं और आपने ये सोशल वर्क किया है, एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर विमेन टुडे। बट मेरा ये कहना है कि जैसे विमेन जिनका सपोर्ट नहीं है, जैसे आपके फादर इन लॉ ने आपकी सपोर्ट की, आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज एज अ सिंगल मदर सिंगल हैंडेडली अपने लाइफ को डील कर रही हैं और उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है? आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि हम तो नसीबान थे कि उस वक्त मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट दिया, पर अगर हम किसी सपोर्ट के मोहताज रहेंगे तो फिर खुद बहुत ही कमज़ोर रहेंगे। और मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, और उस वक्त वो जो महिला जब झुलसती है या उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कौन सा निर्णय लूँ, पर बस सिर्फ अपने आप के अंदर झांकिए, यही मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि हर महिला के अंदर एक नारी शक्ति, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी शक्ति होती है, और एक इंट्यूशन जो अपनी खुद की जो इंट्यूशन होती है उस पे चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपना खुद का कॉन्फिडेंस आप अगर खोने लगोगे तो आप ज़िंदगी में हर किसी के मोहताज रहने लगोगे। तो वो ना होने के लिए आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए या खुद मेहनत करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई नहीं, एक वक्त वो ख़राब होता है, पर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त भी होता है। तो उस पर थोड़ा सा आप ज़ोर लगाइए कि मेरा अच्छा वक्त मैं अपने खुद के मेहनत से, अपने खुद के खुददारी से, जी खुददार होना बहुत ज़रूरी है। खुद की मेहनत से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सिर्फ उस वक्त आप टूटिएगा मत, जो आपकी परीक्षा का वक्त होता है उस वक्त टूटना नहीं।
आपने फ़िल्म प्रोडक्शन का डिसीजन लिया एंड आज के टाइम पे आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आजकल एक चलन है एंड उस टाइम पे 25 साल पहले एक अलग चलन थी। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आ, म- मैं आई एम मिसिंग मल्टीप्लेक्स सिनेमाज। जी। आई एम सॉरी, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज। जी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा में जो फिल्म देखने का जो मज़ा होता है जी। या लोगों का रिस्पांस जिस तरह से हमको दिखता है, तो वो थोड़ा सा हम मिस करते हैं। बट डेफिनेटली रिवोल्यूशन इज़ ऑलवेज बेटर इन एनी फील्ड। तो जी। हमने फिल्म इंडस्ट्री को वो दौर भी देखा है जिसमें हम बड़े बड़े मुहूर्त, मेरे फिल्म का मुहूर्त भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था जिसमें पूरी इंडस्ट्री को हमने बुलाया था। तो वो एक क्षण, मोमेंट बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। जी। और अभी जिस तरह से फिल्में एक हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता, ऐसे बहुत सारी कम फिल्में हैं जो बहुत अरसे तक थिएटर में रहती है। पर कोविड के बाद बहुत ही चेंज हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में या जी। बाकी इंडस्ट्री के ऊपर भी। तो ओटीटी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और एक अगर तौर देखा जाए तो हमारी माँ हो या हमारे वो बुज़ुर्ग लोग हो, उनके लिए ओटीटी बहुत ही अच्छा माध्यम हुआ है और घर में बैठे वो हर कंटेंट को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक फैमिली के साथ अगर बैठ के आज, क्योंकि इतनी महंगाई होने के बाद एक एवरेज फिल्म अगर थिएटर में जाके देखनी हो जी। तो एक फैमिली को बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ओटीटी को बहुत मैं फॉर करती हूँ। पर जो फिल्में बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, जितना पैसा लगता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अच्छी फिल्म है तो आप ज़रूर थिएटर में जाके देखनी चाहिए, क्योंकि थिएटर का मज़ा जो होता है वो कुछ और होता है। जी। और उसके लिए फिर हर वो कलाकार को एक आनंद मिलता है या हर एक कलाकार को सेटिस्फैक्शन मिलता है, या जो वो प्रोसेस में होता है जो जिसने पिक्चर बनाई होती है। क्योंकि क्या मेहनत लगती है वो, हम प्रोड्यूसर है तो हमको पता है कि एक एक क्षेत्र में हमको अपनी जान देनी पड़ती है जी। और इतना पैसा उसमें लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में बननी चाहिए और अच्छी फिल्में थिएटर में जाके ही देखनी चाहिए। जी। जो आइडियल्स हैं बाला साहब जी के और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, आपको क्या लगता है कि क्या दोनों के आइडियल्स सेम हैं? अ, बिल्कुल। क्योंकि मैं बाला साहब जी के बाद नरेंद्र मोदी जी को उसी लेवल में देखती हूँ। क्योंकि बाला साहब जी ने जिस तरह से हिंदुओं का प्रचार किया है या हिंदुओं के लिए उनके दिल में, दिल के अंदर जो भावना और अपने देश के प्रति, पहला देश उसके बाद में बाकी सब, तो वो जी। सब हमने बहुत ही नज़दीक से देखा है। और जो भी वो करते थे वो कहते थे, वो करके दिखाते थे। ये नहीं कि उनको मुस्लिमों से चिढ़ थी, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जी। क्योंकि हमने बहुत ही नज़दीक से देखा है कि हमारे घर का ड्राइवर मुस्लिम था, जी। हमारे कई सारे कार्यकर्ता मुस्लिम थे। तो सिर्फ उनको के देशद्रोही जी। कोई भी हो या मुस्लिम हो या एक्स हो या वाई हो या कोई भी हो, जी। तो ये जो चीज़ है वो सेम हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखती है। और वो उनका बाकी कोई संसार ही नहीं है, जी। उनका देश ही संसार है। और वो देश के हर एक उनके जो, अगर आप भाषण सुनते हो तो हमेशा उनके भाषण में ऐसे लगता है कि वो दिल से बात करते हैं। वो हमको प्रेरित करते हैं, हर किसी को जो उनको सुनता है उनको लगता है कि ये हमारे कुटुंब का एक हिस्सा है और ये हमारे कुटुंब के प्रमुख है। जी। इस तरह की भावना उनके अंदर होती है जब वो बात करते हैं लोगों से। और यही भावना बाला साहब जी भी कभी भाषण नहीं देते थे, वो लोगों से बात करते थे। क्योंकि जी। जब कोई नेता लोगों का दुख समझ में आता है उनको, या लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है,
उसको पहले लोगों के दिल में क्या है या उनकी ज़रूरत क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर आप मंच में जाके सिर्फ कोई मुद्दे पे भाषण देने लगते हैं वो भी लोगों को पता चल जाता है। बिल्कुल। तो हमारे सौभाग्य से आज बाला साहब जी के बाद नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हमको मिले हैं। मैं आज कोई भी पक्ष में नहीं हूँ, जी। पर मैं अपने दिल से कहना चाहती हूँ कि ऐसा नेता मिला है इसलिए हमारा देश आज कहीं से कहीं पहुँच गया है। बिल्कुल। आज इंटरनेशनल ग्लोबल मैप में हमारा नंबर 3 नंबर पे आता है। और जी। ये सिर्फ प्रयास लोगों को बोलने में बहुत इजी है कि मोदी जी घूमते रहते हैं या फॉरेन में बिल्कुल। जाते हैं। उसके बाद में जो रिजल्ट लेके आते हैं अगर वो आप देखने की कोशिश करोगे, मिस मैं विरोधियों की बात कर रही हूँ, जो विरोधी होते हैं, भारत को जो सम्मान मिल रहा है वो केवल मोदी जी के प्रयास से ही मिल रहा है। आज तक मुझे बताइए ऐसा कौन सा नेता है जिसके पीछे सब प्रेसिडेंट्स चलते हैं, सभी देशों के प्रेसिडेंट जब जी। भी समिट होती है ये होता है। तो आज उन्होंने वो कमाया है। और वो इंसान जिनको अमेरिका का वीज़ा डिनाई किया था, जी। जिनको वहाँ, तो उनमें कितनी एक जिद होगी कि ये मुझे देश के लिए करना है और मैं करके दिखाऊंगा। और आज वो जिद की वजह से, उनके एक लक्ष्य की वजह से आज वो वहाँ पहुँचे हैं। पर मेरी आवाज़ बिल्कुल दिल से आती है और मैं हमेशा उनके लिए प्रे करती हूँ कि हमको ऐसा ही नेता मिले जो हमारी देश की पहले सोचे, उसके बाद में बाकी सब कुछ आता है। हिंदुइज़्म को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसकी कोई दो राहे बातें नहीं हैं। पर क्या आपको लगता है इसकी वजह से कुछ एक डिवीज़न भी क्रिएट हुआ है? बात सनातन की अगर आप कर रहे हो, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। जी। और हमेशा बाकी राष्ट्रों ने जो कि हमने हमारा हिंदू राष्ट्र को बहुत ज़ोर से प्रस्थापित नहीं किया था, उसका फ़ायदा ले रहे थे या जो भी है। पर आज मोदी जी के आने के बाद एक सनातन की जो लहर हुई है हर जगह, लोगों को भले वो तालियां बजाना, घंटी बजाना, थाली बजाना, इससे क्या होगा, उन्होंने एक नस नस जान ली कि आप उसमें शामिल हो। इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे हिंदुओं को जागरूक करना। जी। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच के सनातन का प्रचार किया है। और उनका जो नज़रिया है ये नहीं है कि सनातन सिर्फ हिंदू हिंदू होना चाहिए। सनातन हमारे हिसाब से सूर्य सनातन है, वायु सनातन है, समुंदर सनातन है। तो ये सब हम जो पुरखों से चले आए हैं, मीन्स वो सबसे पहला धर्म है। उसके बाद में जो भी जितने आए हैं वो सांप्रदाय है। जी। तो वो मोदी जी ने हर जगह हर किसी के हृदय में वो किया। इसलिए आज मुस्लिम राष्ट्र भी समझते हैं इसका महत्व क्या है, मोदी जी का लक्ष्य क्या है। इसकी वजह से सऊदी हो या गल्फ़ हो या जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है, ज़्यादातर अच्छे संबंध उन्होंने प्रस्थापित की है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आगे चल के हम एक कहीं ना कहीं एक शांत देश हमको देखा जाएगा ऐसे नेतृत्व में। जी। हाल फिलहाल में जो एक हमारा जो वॉर सिचुएशन हो गया था, आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि ये बहुत ही खूबी से मैनेज किया गया है। आपको लगता है कि मोदी जी अगर हमारे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं तो वही ये चीज़ कर पाते और किसी नेता की बस की नहीं थी ये बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट अगर होती है और वहाँ उस कुर्सी पे अगर कोई भी इंसान बैठा होता है जो पंत प्रधान है, उस पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे देश पे कुछ आँच आ रही है तो हमारे देश को पहले कैसे बचाना चाहिए। बिल्कुल। ये बात ज़रूर है कि मोदी जी ने बहुत ही टैक्टफुली, और ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, वो जो सामने वाले जो अगर समझ रहे होंगे तो हम कमज़ोर नहीं हैं, वो उनको दिखा दिया है। और जो निर्णय लेना होता है
उस वक्त की सिचुएशन को लेके कौन से निर्णय फटाफट लेने होते हैं कि कहाँ हमको क्या करना है, वो जो मोदी जी के पास वो जो टैलेंट है या उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो डेफिनेटली एक सैल्यूट के समान है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी भी थी, तभी भी ऐसे वो आए थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे बखूबी से इसका सामना किया था। पर उसके बाद में इमरजेंसी भी आई थी जी। और ये थोड़ा सा मोदी जी के दौर में हमारे देश में अभी भी एक शांतता छाई है और जी। बाकी देशों को भी पता चल गया है कि हमसे हमसे आप पंगा ना लो। जी, बिल्कुल। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो एक आदमी एक इतने सारे पैमाने में चीज़ें सॉल्व करते हैं। वो बैकग्राउंड में हमारे देश को बचा रहे हैं और बाहर फ्रंट में आके हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके बीच एक हिंदुत्व के बारे में सबको एजुकेट भी कर रहे हैं। सो आपका इस पे क्या कहना है? मुझे लगता है कि मोदी जी खुद एक बहुत बड़े योगी है जी। और उनकी जो तपस्या है, मिस वो भगवान के प्रति हो या देश के प्रति हो, बहुत मोर देन 100% होती है। तो आज अगर आप देखोगे कि वो अगर किसी गुफा में जाके ध्यान करते हैं तो वहाँ वो 100% होते हैं। जी। अगर कोई कोई कार्य उन्होंने हाथ में लिया है, अगर वो वहाँ 100% नहीं डालेंगे तो उसकी सफलता नहीं मिलेगी। तो जी। मुझे लगता है कि यही उनका एक बहुत बड़ा यूएसपी है राइट। और जिसकी वजह से आज मोदी जी लोगों लोगों तक पहुँचे हैं। मिस आप अगर वीडियोस भी देखते हैं, वो फॉरेन में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके उनकी आंखों में सचमुच प्यार दिखता है। तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। वहाँ तक वही इंसान पहुँच सकता है जिसको ईश्वर की कृपा हो, और ईश्वर की कृपा पाने के लिए उन्होंने उसका ध्यान किया है, उनको हमेशा अपने साथ रखा है। तो मुझे लगता है ये एक ईश्वर की दी हुई भेंट हमारे देश के लिए, और वो है मोदी जी। आपका स्पिरिचुअलिटी से क्या पर्सनल कनेक्शन है? स्पिरिचुअल तो हम पहले से ही थे, वैसे घर में पूजा करना ये वगैरह ये सब बचपन से ही चलता था, व्रत रखना। पर हम कायस्थ समाज में जन्म हुआ है, तो हमारे घर में नॉनवेज पूरी तरह से चलता था। पर कुछ साल पहले हमारे थोड़े से विचार बदलने लगे। मुझे नहीं पता, अपने आप थोड़ा बहुत हम कुछ ज़्यादा भगवान की तरफ आकर्षित होने लगे और कृष्ण का बहुत बड़ा भाव हम पे पड़ा, और उसका मैं श्रेय देना चाहूँगी मेरे गंडा जिन्होंने बांधा है, जिनको मैं गुरुजी बोलती हूँ, श्री 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 तुलसी जी महाराज जी। जो वृंदावन से है। और उन्होंने जब हमारे फैमिली में या मेरे माँ के बहुत ही मीन्स माँ मेरी बहुत ही प्रेरित है उनसे, जी। और उनकी वजह से शायद हमारे घर में एक अलग सा माहौल निर्माण हुआ, और मुझे लगा कि मुझे यही रास्ता शांति दे सकता है। एक जो अंदरूनी शांति होती है, जो स्पिरिचुअल वे में जाने के बाद। और कई बार ऐसे हुआ है कि शायद लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर कृष्ण ने मुझे कई ऐसे वो दिखा दिए, उनके प्रेजेंस दिखा दिए। तो ज़िंदगी में ऐसे लगा कि मुझे और फिर कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर मेरे कृष्ण साथ है तो मैं सब कुछ हूँ। तो मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, बाहर से खुश हूँ, और अगर मेरे पे कुछ कल उठ के आँच भी आ गई तो वो मेरे साथ है।
तो उसका रास्ता वो ही दिखा देंगे। तो एक बार वो सरेंडर की भावना आ गई, उसके बाद में आप एकदम ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी पे पूरा घुस जाते हो। जी। और उसमें आपको आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप कौन से रास्ते में वो हम आपको लेके जा रहा है। तो जी। अगर आप कहेंगे कि मैं कहूँगी मुझे ये करना है, तो वो नहीं मानेंगे। हाँ, इसलिए हम काफ़ी कोशिश करते हैं, मैं और वो हूँ, मैं जी। और कृष्ण हूँ। जी। तो वो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में हमने नॉनवेज खाना वगैरह सब छोड़ दिया, और एक बहुत अच्छी अंदरूनी शांति मिल रही है। एक ऐसा इंस्टेंस जहाँ पे आपको लगा हो कि कृष्ण जी आपके साथ हैं, एक वो टर्निंग पॉइंट। बहुत बहुत सारे ऐसे वो है, मुझे नहीं पता है, मुझे वो इजाज़त दे रहे नहीं है, पर जो भी चीज़ अगर कुछ घड़नी होती है, या सपोज हमारी कोई केस है फॉर एग्जांपल, जी। तो मुझे पता है कि इसमें आज वो नहीं है, भाई कहीं ना कहीं मेरी इंट्यूशन लेवल थोड़ी सी बढ़ गई है उनकी वजह जी। से। और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो जी। मुझे उसका आंसर आ जाता है। तो ये मिस एक इंसिडेंट के तौर पे नहीं बता सकता, ये जी। एक अंदर की एक भावना है। वो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूस 24 आवर्स आपको एक इंट्यूशन के तौर पे आपको गाइड करती रहती है। जी। आपको आज के टाइम पे जो यूथ हैं, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स काफ़ी बदल चुका है। जी, यूथ को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो अपना अपना उनका खुद का निर्णय होता है। अगर आपको उस आज की बदलती हुई पॉलिटिक्स का पूरी तरह से ज्ञान है, या आप उतने थिक स्किन हो, या आपको निर्णय लेने की उतनी क्षमता है, क्योंकि आज अगर आप किसी एक पक्ष को जॉइन करते हो, कल उनके माहौल इस तरह चेंज हो जाता है कि आपका कोई वजूद ही नहीं है, जी। कोई वो ही नहीं है कि अरे नहीं नहीं मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है। जी। तो ये सब, उसको पॉलिटिक्स नहीं कहा जाता, इसको कुर्सी के लिए जो लड़ाई होती है, जी। सिर्फ वही वही चल रही है। तो वो उस टाइप की पॉलिटिक्स मुझे मुझे खुद को नहीं पसंद है। तो अगर आप सच्चे पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो पहले देश के प्रति एक ऐसी भावना अपने जीवन जिंदगी में रखो कि आप कई समाज का थोड़ा सा भला करना शुरू कर दो, फिर समाज से लेके थोड़ा सा अपने स्टेट का भला करना शुरू कर दो। थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, या उसका वो इसमें दिखाओ, प्रैक्टिकलिटी में दिखाओ कि हाँ मैं सचमुच भला करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें अंदर से अगर है, तो पॉलिटिशियन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप देश का भला चाहते हो और अच्छे पॉलिटिशियंस बनना चाहते हो। अभी साहब भी पॉलिटिशियन नहीं थे, पर उनको भी पॉलिटिशियन कहा गया क्योंकि वो जी। सिर्फ और सिर्फ देश का भला चाहते थे। आप पर्सनली क्या आप अपने बच्चों के लिए, जैसे राहुल हो गए, ऐश्वर्य हो गए, उनके लिए क्या आप ये डायरेक्शन उनको देना चाहेंगे? अब वो देखिए, आजकल के बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी खुद चूज़ करते हैं। जी। ये नहीं कि हमारे घर में माहौल ऐसा नहीं है कि जी। पॉलिटिकल माहौल भी है और क्रिएटिव माहौल भी है, जी। क्योंकि मैं खुद उस माहौल में, क्रिएटिव माहौल में इन्वॉल्व हूँ। और पिछले कई सालों से मैं कई सारे ऐसे पोस्ट मैंने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने वो निभाए हैं। तो हमारे घर में हम क्रिएटिव बातें करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा डायरेक्टर और राइटर है, तो वो अपने स्क्रिप्ट्स और वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटा बेटा एक्टर है, वो अपनी स्क्रिप्ट्स और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और म्यूज़िक का दोनों को बहुत शौक है। छोटा तो म्यूज़िक बना भी चुका है, अभी काफ़ी कंपोज किया है, काफ़ी फिल्मों में उसने अपनी कंपोजिशन दी है। तो हाँ, क्रिएटिव डिस्कशन में जो हमको खुशी मिलती है अभी जी। फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह का पॉलिटिक्स अभी बाहर चल रहा है, जी। उसके बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। जी। तो उससे जो जिस जिस चीज़ में आनंद मिलता है आपके जीवन में, वही करना चाहिए। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ यही सब डिस्कस करके खुश हूँ।
आपने कैसे डायरेक्शन दिया फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि बैक इन द डे काफ़ी पायरेसी होती थी एंड आपने इसमें एक बखूबी रोल भी निभाया है। क्या है, एक बहुत उस वक्त हमने बहुत डेयरिंग की थी और पुलिस ने भी साथ दिया था हमको। जी। तो हम खुद वीडियो पार्लर्स में ये वो जाके वहाँ रेड करे थे करते थे। उन्होंने। और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हमारे पास, क्योंकि एक अगर आपको आपको कुर्सी पे बैठना है तो वो कुर्सी को निभाना होता है। ये नहीं कि आप कुछ ना करो और सिर्फ अपना टेन्योर भरते जाओ, तो वो जी, नहीं होता है। बिल्कुल। और मेरे अंदर वो है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं कोई कुर्सी पे बैठी हूँ और कोई महिला या कोई भी मेरे पास अगर कुछ काम लेके आते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे आउट ऑफ द वे जाके करना है। जी। तो अगर ये भावना से आप कोई भी कुर्सी पे बैठते हो, और पायरेसी के वक्त में उस वक्त बहुत बहुत प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ था। और हम भी एक प्रोड्यूसर है, तो इसलिए हमको वो क्या नुकसान और कितना दुख होता है वो को हमने महसूस किया था। तो हमने बड़े पैमाने पे काफ़ी जगह वो किया, काफ़ी लोगों को अंदर डाला। तो ये थोड़ा सा मैंने उस वक्त एक नारी रूप दिखाया था, शक्ति का रूप दिखा के। और कई हद तक हमने पायरेसी को वो किया था, बंद किया कंट्रोल था। किया था। आपके लिए सबसे टफ क्या है मैनेज करना, पॉलिटिशियंस या डायरेक्टर्स? टफ क्या है मैनेज करना? पॉलिटिशियन? ट्रोल्स या रिपोर्टर्स? Actually, reporter, because reporter only twist the words. जी। I'm sorry to say. या Yeah. मीडिया क्वेश्चंस या सेंसर बोर्ड? Media question. हीरो के टैंट्रम्स या पब्लिक का सवाल? हीरो के tantrums. पावर गेम या पीआर गेम? Actually, PR game, because PR knows all the power games. आजकल हर पॉलिटिशियन के पीछे एक PR प्लान होता है। जी। तो ये बहुत PR इज द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री। थैंक यू सो थैंक मच यू, स्मिता जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच।